how did you decide to become accountant first and then entrepreneur? क्लाइंट्स काफ़ी हैप्पी होते हैं जब आप टैक्स सेव कराते हो। से मोटिव बन गया कि टैक्स एजेंट बनना है। You started new business with the name of Cotton Snug. बजटिंग एंड फोरकास्टिंग इज अनदर थिंग। Mainly यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करना चाहेंगे ऑस्ट्रेलियन टैक्स सिस्टम को। सबसे पहले सबसे बड़ी जो टैक्स मिस्टेक लोग करते हैं वो है बिजनेस स्ट्रक्चरिंग कैसे बेटर हो सकती है इन अ वे टू सेव द टैक्सेस। सब इंक्लूड होते हैं सोल ट्रेडर्स कंपनीज जो कंपनी के डायरेक्टर हैं। जैसे आपने अभी जीएसटी का मेंशन करा कि जीएसटी सही से रिपोर्ट, तो दे सेव्ड अबाउट $50,000। लेट्स टॉक अबाउट कॉटन स्नग। मेरे बेटे को एक्जिमा, कॉटन स्नग की बेडशीट्स 100% कॉटन है विच इज रिकमेंडेड फॉर एक्जिमा स्किन। अभी तक क्या लेसन सीखा है स्पेशली फोकसिंग ऑन सोर्सिंग, प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक्स? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रियल टॉक्स विद रोहित चर्चन। आज हमारे साथ हैं रितिका गुप्ता फ्रॉम आरवी एडवाइजरी ग्रुप। शी हैज आल्सो लॉन्च्ड हर कॉटन बेडशीट बिजनेस विद द नेम ऑफ कॉटन स्नग। आज उनके साथ हमने डिस्कशन करी है ऑस्ट्रेलियन टैक्स सिस्टम के ऊपर, प्लस कॉमन मिस्टेक मेड बाय एंटरप्रेन्योर्स एंड वो उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। एंड द बिगेस्ट वन इज कैश फ्लो प्रॉब्लम, जो कि हर बिजनेस फेस कर रहा है आज के टाइम में। हमने उनसे डिस्कशन करी है कि ये कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स डाइव इनटू इट। वेलकम रितिका जी स्टूडियो में। आप अकाउंटेंट एंड एंटरप्रेन्योर दोनों हो। हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ की जर्नी बताओ, कैसे आप ऑस्ट्रेलिया में आए और हाउ डिड यू डिसाइड टू बिकम अकाउंटेंट फर्स्ट एंड देन एंटरप्रेन्योर? वेल, थैंक यू रोहित जी फॉर इनवाइटिंग। अकाउंटिंग मेरा शुरू से ही पैशन रहा है फ्रॉम अ टीनेज एज। ऑस्ट्रेलिया में 2010 में आई, मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया था, कोर्स 2 साल की स्टडी थी। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल रहा जॉब ढूंढने में। उस टाइम पे इतना ऑनलाइन अवेयरनेस नहीं थी। उसके बाद मुझे एक छोटी अकाउंटिंग प्रैक्टिस में जॉब मिली। आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। 2 साल मैंने उनके साथ काम किया। उसके बाद मुझे मिड टीयर फर्म में अपॉर्चुनिटी मिली जॉब करने की। वहाँ से मैंने देखा कि क्लाइंट्स काफ़ी हैप्पी होते हैं जब आप टैक्स सेव कराते हो। इट गिव अस अ मोटिवेशन कि आप क्लाइंट को हेल्प कर रहे हो, तो वो काइंड ऑफ एक हैप्पीनेस जो मिलती है, उससे मोटिव बन गया कि टैक्स एजेंट बनना है, स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करना है उनके डे टू डे टैक्स स्ट्रगल, कैश फ्लो स्ट्रगल्स के लिए। तो वहाँ से मेरी जर्नी बीइंग अ टैक्स एजेंट स्टार्ट हुई। एंड इसमें एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि आप एंटरप्रेन्योर भी हो, राइट? यू स्टार्टेड न्यू बिजनेस विद द नेम ऑफ कॉटन स्नग। वो भी आप समझ लीजिए पैशन ही था मेरा, ड्रीम बिजनेस था। हमेशा मैं इंडिया से बेडशीट्स, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा प्लेन बेडशीट्स का ज़्यादा रिवाज है, दैट टू मिक्स्ड बेडशीट्स, पॉलिएस्टर बेडशीट्स। तो हमेशा इंडिया से कैरी करती आई हूँ मैं अपनी बेडशीट्स। जब भी गए 2-4 बेडशीट्स ले आए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर वही। जब मेरे बेटा हुआ 4 साल पहले, उसके बाद जब मैं इंडिया गई, मेरे से लगेज कैरी नहीं हुआ। तो मैंने मम्मा को बोला अब तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी एडवांस हो गया, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा मुझे। मैं वहाँ से कस्टमाइज़ करके लाती थी बेडशीट्स ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि मैट्रेस इतने हैवी हैं। उन पे बेडशीट, रोज फ्लैट बेडशीट टक करना इज़ अ हसल। तो मैं फिटेड करवा के लेके आती थी ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। बेटा हुआ उसके बाद मुझसे कैरी नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पे आके ढूंढा, मुझे नहीं मिला कुछ भी मार्केट में। मैंने ऑनलाइन वेंडर्स से भी चैट करके थोड़ी क्वेरीज करी कि आपके पास 100% कॉटन बेडशीट्स हैं, फिटेड हैं। तो एक प्रॉपर आंसर कभी भी नहीं मिला, क्योंकि वो हमेशा मिक्स्ड कॉटन और फिटेड नहीं, बट इलास्टिक ऑल अराउंड वाली बेडशीट्स सेल करते हैं। और मेरे बेटे को एक्जिमा की स्किन प्रॉब्लम भी है। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि 100% कॉटन ही उसको सूटेबल है, चाहे बेडिंग में हो चाहे उसके क्लोथिंग पेयर में हो। तो वहाँ से काइंड ऑफ हमारा शुरू हुआ ड्रीम कि हमें ये सप्लाई करनी है, क्योंकि बीइंग अ मदर मुझे पता है कि और भी मदर्स को ये इशू आता होगा कि कॉटन बेडशीट्स ही चाहिए, और हम रोज़ के रोज़ फ्लाइट बेडशीट्स को टक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे लाइफ बहुत बिजी है।
मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट करा, अकाउंटेंट आप पहले से थे, फाइनेंशियल नॉलेज आपको थी, वो फाइनेंशियल नॉलेज कितना काम आई जब आपने कॉटन स्नैक का बिजनेस स्टार्ट करा? फाइनेंशियल नॉलेज डेफिनेटली बहुत काम आई हमारे कॉटन स्नैक स्टार्ट करने में। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प यू मैनेज इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जी। कि आपके इनकम क्या होंगे, एक्सपेंसेस क्या होंगे। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग इज़ अनदर थिंग। अगर आप बजट बना के चल रहे हो तो यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग। फोरकास्टिंग भी उसी का एक पार्ट है। टैक्स की नॉलेज के लिए हमें ये बेनिफिट हुआ कि हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर का पता है कि हमें कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर बेटर होगा, तो उसमें फेवरेबल क्या रहेगा इन फ्यूचर एज टू सेव टैक्स नाउ एंड इन फ्यूचर। ये एक्चुअल में इंटरेस्टिंग पार्ट है, इस पे मैं आऊँगा आगे। मेरे पास ये है डिस्कशन के लिए कि बिजनेस स्ट्रक्चरिंग कैसे बेटर हो सकती है इन अ वे टू सेव द टैक्सेस, तो विल डिस्कस दैट लेटर। इससे पहले जो चीज़ दिमाग में है मेरे इज बेसिकली, जब आपने कॉटन स्नैक स्टार्ट करा, स्पेशली इट इज़ अ प्रोडक्ट बिजनेस, ठीक है, अकाउंटेंट हो, अकाउंटिंग करते करते प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करा, टोटली डिफरेंट जॉनर्स हैं। इसमें आपको कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आया हो या कुछ ऐसा चैलेंज आया हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सको? डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस बहुत थे। सबसे बड़ी बात है, अकाउंटिंग इज़ अ सर्विस बेस्ड बिजनेस जिसमें आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉटन स्नैक स्टार्ट करने के बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज रहा कि हम इन्वेंट्री ऑर्डर कर रहे हैं तो वो अंडर स्टॉक भी नहीं होनी चाहिए कि मार्केट में अवेलेबल हो, ओवर स्टॉक भी नहीं होनी चाहिए कि आप उसको मैनेज ना कर पाओ। और अकाउंटिंग बिजनेस तो वर्ड ऑफ माउथ से ही चल रहा था, लेकिन कॉटन स्नैक के लिए हमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ी। जब तक लोगों के सामने प्रोडक्ट नहीं आएगा तब तक वो परचेज़ नहीं करेंगे, तो वो मार्केटिंग एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को फेस करना पड़ता है। राइट, या वर्ड ऑफ माउथ तो तब चलेगा जब लोगों खरीदेंगे उसको, यूज़ करेंगे, उसके बाद आगे रिकमेंड कर पाएंगे। तो सबसे इनिशियल है कि लोगों के पास पहुंचे, लोगों को दिखे। करेक्ट, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। आई एग्री विद यू के प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में। इससे हम अगले सेक्शन में चलते हैं। मेनली यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करना चाहेंगे ऑस्ट्रेलियन टैक्स सिस्टम को। आज के टाइम में स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर्स टैक्सेस से स्ट्रगल करते हैं। के हिसाब से कौन सी सबसे बड़ी या कॉमन टैक्स मिस्टेक है जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स करते हैं एंड वो अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ी जो टैक्स मिस्टेक लोग करते हैं वो है नॉट एबल टू मैनेज देयर फाइनेंसेस, नॉट एबल टू मैनेज देयर रिकॉर्ड्स। इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यूजिंग द सेम बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस एंड पर्सनल, तो वो काइंड ऑफ हमें ये नहीं बता पाता कि बिजनेस एक्सपेंस है नहीं है, कौन कौन से बिजनेस एक्सपेंस हम क्लेम कर सकते हैं। सबसे बड़ा इशू मैंने आज की डेट में देखा है यूजिंग द सेम बैंक अकाउंट। तो ये जब आप कह रहे हो यूजिंग द सेम बैंक अकाउंट, ये सोल ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, या एज अ नॉर्मल बिजनेस उन्होंने एस्टेब्लिश करा है बट दे आर स्टिल यूजिंग देयर पर्सनल अकाउंट्स फॉर बिजनेस? सब इंक्लूड होते हैं। सोल ट्रेडर्स कंपनीज, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, दे आर ऑल्सो यूजिंग द सेम बैंक अकाउंट फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस थिंकिंग इट्स देयर ओन मनी। Basically they are using company's accounts as a personal account. Right, got your point. तो इसमें क्लेम करने पे क्या इशू आता है अगर उन्होंने कुछ एक्सपेंस ऐसे कर दिए हैं वो फिर क्लेम नहीं हो पाते? अनलेस कि आप टैक्स एजेंट को या अकाउंटेंट को बताओ या बुक कीपर को बताओ कि हाँ ये मेरे बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। अकाउंटेंट बुक कीपर को नहीं पता कि आपके ये एक्सपेंसेस क्लेम करने हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं, क्योंकि आप कहाँ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस 10-15 करोगे, कहाँ आप पर्सनल ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करके 100 ट्रांजैक्शंस। इसके अलावा जो नॉर्मल बिजनेस पीपल मिस्टेक्स करते हैं वो हैं जैसे जीएसटी रिपोर्टिंग इनकरेक्टली रिपोर्ट करना, या फिर कुछ डिडक्शंस मिस करना क्योंकि रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन नहीं हुए, नॉट सेटिंग असाइड टैक्स पेमेंट्स। जैसे
एक्सपेंसेस कर ही गए हम, उसके बाद जब टैक्स टाइम का या बैस टाइम का टाइम आया तो टैक्स बिल बना, यू हैवंट केप्ट असाइड सम मनी. अच्छा, राइट, गॉट योर पॉइंट. तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी कैन सजेस्ट के एज अ बिजनेस ओनर आपको पता है जो आपका टैक्स बन रहा है, रफ आइडिया आपको होता है, स्टार्ट कीपिंग दैट असाइड कि वो पहले से ही अलग अकाउंट में रखना शुरू कर लो, सो जब पे करने का टाइम आए यू डोंट गेट स्टक. हाँ जी, जैसे 25 to 30% रिकमेंडेड होता है किसी भी इनकम का कि आप एक साइड पे रखें ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे टैक्स बिल पे करने में इजी रहे. राइट. इसके अलावा आप मेरे को थोड़ा सा टैक्स ऑब्लिगेशंस पे की पॉइंट्स बता सकते हो कि या उनको ब्रेक डाउन करके बता सकते हो कि जो एज अ एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओनर हमें ध्यान में रखनी चाहिए. टैक्स ऑब्लिगेशन स्टार्ट होती हैं अगर आप एम्प्लॉय करते हो लोग, तो सबसे पहले टैक्स ऑब्लिगेशन आपकी सिंगल टच पे रोल रिपोर्ट करने की एंड सुपर एनुएशन कॉन्ट्रीब्यूशंस रिपोर्ट करने की. ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब से डायरेक्टर आईडी शुरू हुआ है आपकी डायरेक्टर पेनल्टी नोटिसेस इशू होने लग गए टैक्स ऑफिस की तरफ से इफ़ यू डोंट Right. ऑब्लाइज विद योर एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशंस. तो उसमें जैसे आप ये कह रहे हो कि सिंगल टच पे रोल हमें नोटिफाई करना है, तो उसमें कुछ एम्प्लॉय नंबर्स का भी कुछ है कि ईदर यू हैव वन एम्प्लॉय यू हैव टू हैव. यू हैव टू हैव, डजेंट मैटर, अगर आप अपना भी पेरोल प्रोसेस कर रहे हो जी. नीड टू रिपोर्ट सिंगल टच पेरोल. उसमें बस ये होता है कि डायरेक्टर्स को या एसोसिएट्स ऑफ डायरेक्टर्स को एक एलिजिबिलिटी है कि आप क्वार्टरली रिपोर्ट कर सकते हो, डोंट हैव टू बी वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली. नहीं नहीं. जैसे आपने अभी जीएसटी का मेंशन करा कि जीएसटी सही से रिपोर्ट नहीं होती, इस पे कुछ है कि एज अ बिजनेस यू शुड रजिस्टर फॉर जीएसटी एट द स्टार्टिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, या बाद में भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है? टाइम फ्रेम जीएसटी रिपोर्टिंग का ये है, टैक्स ऑफिस की तरफ से 75,000 की आपकी टर्नओवर हो गई, यू हैव टू हैव रजिस्टर फॉर जीएसटी. हाँ जी. तो अगर आपकी वो नहीं है, फॉर एग्जांपल अ स्मॉल बिजनेस एज वी आर डिस्कसिंग ऑन, तो स्मॉल बिजनेस है, दे आर मेकिंग लेट्स से 50-60,000 अ ईयर इनिशियल स्टेज पे, so they don't have to register for it, is They it? don't have to register, but they can voluntarily register. तो उसका कोई बेनिफिट होता है? उसका बेनिफिट उसमें ये है कि आपको क्लाइंट के एक इनिशियली जो सेटअप करना है क्लाइंट का माइंड कि आपकी फ़ीस कितनी है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप $1,000 चार्ज कर रहे हो विदाउट जीएसटी, जी. क्लाइंट को इनिशियली आप माइंड सेट कर रहे हो कि 1100 मेरी फ़ीस है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो क्लाइंट का इनिशियली माइंड सेट हो गया. बट इफ़ यू थिंक कि इट इज़ एडिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट टू क्लाइंट इनिशियली, you can avoid it until unless you are not touching 75,000. हाँ जी. Right. तो GST में जब हम करते हैं, does that give you a benefit of having a business loan future में? बिजनेस लोन्स में डेफिनेटली हेल्प होती है बिकॉज करंटली बैंक सीज द टर्नओवर जब आप जीएसटी रजिस्टर नहीं होते, दैट स्ट्रेट अवे रिफ्लेक्ट्स कि आपकी टर्नओवर 75,000 से कम है. जब आप 75,000 से ऊपर क्रॉस कर जाते हो, आप जीएसटी रजिस्टर्ड होते हो, बैंक हैज़ गॉट एन आइडिया कि आपकी 75,000 से ऊपर एनुअल टर्नओवर है. ओके. तो इस पे जब हम टैक्स की ही बात सारी चल रही है, तो एक चीज़ जो दिमाग में और आ रही है कि एज अ बिजनेस ओनर या एज अ बिजनेस कोई ऐसी टैक्स बेनिफिट या टैक्स डिडक्शंस हो जिसका वो बेनिफिट ले सकते हैं? डेफिनेटली टैक्स डिडक्शंस और टैक्स बेनिफिट्स टाइम टू टाइम अवेलेबल होते हैं. आजकल जो 30 जून 2025 तक अवेलेबल है इंस्टेंट एसेट राइट ऑफ 20,000 तक अवेलेबल है. आप अगर कोई बिजनेस रिलेटेड एसेट बाय करते हो अप टू कॉस्ट ऑफ 20,000 यू कैन स्ट्रेट अवे डिडक्ट दैट फ्रॉम योर बिजनेस. उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस इज़ अनदर ऑप्शन. अगर आप कुछ आपके लगता है आपको एक्सपेंसेस, कुछ सप्लायर पेमेंट्स आपकी पेंडिंग है एज एट 30 जून,
If you try to pay before 30th June, you can take that benefit. सो डज दैट मीन कि ये जो बेनिफिट्स हैं ये हर साल चेंज हो रहे हैं? हाँ जी, नए टैक्स लॉज का इम्प्लीमेंटेशन होता ही है. ओके. तो वो 30th जून तक अभी इंस्टेंट एसेट राइट ऑफ है, बट फ्रॉम 1st of July इट्स नॉट अवेलेबल. जब आपने अकाउंटिंग का काम स्टार्ट करा, ठीक है, तो आप जॉब भी कर रहे थे मेरे हिसाब से, कि आपने स्ट्रेट अवे फुल टाइम जंप करा था अकाउंटिंग में? स्ट्रेट अवे अकाउंटिंग में जंप किया था मैंने तो जॉब छोड़ के, बिकॉज मेरा बेटा छोटा था, ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था. राइट. जो मेन क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में था, जिस कारण मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा, इज बेसिकली आज के टाइम में लेट्स से कोई जॉब भी कर रहा है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है या स्टार्ट कर चुका है, तो वाइल डूइंग दैट वो अपनी टैक्स लायबिलिटीज बेटर वे में कैसे मैनेज कर सकता है, सो एट द एंड दे एंड अप गेटिंग टैक्स बेनिफिट्स? इसमें सबसे पहली चीज़ तो उनको बिजनेस स्ट्रक्चर जो सेटअप करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. अगर आप सोल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो सोल ट्रेडर आप सैलरी भी ले रहे हैं, साथ में बिजनेस की भी इनकम एडअप होगी, तो उसमें टैक्स लायबिलिटीज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज. अगर आप सोल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें तो यू कैन सेट असाइड सम टैक्स, बिकॉज सैलरी में आपका टैक्स ऑलरेडी कट जाता है, बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता. बिजनेस में यू नीड टू पे आउट ऑफ पॉकेट, तो उस चीज़ की कंसिडरेशन आपको इनिशियली लेके चलनी पड़ेगी. एंड व्हेन यू मेंशन बिजनेस स्ट्रक्चर, उस पे थोड़ा सा हमें एलैबोरेट कर दो कि हाउ डज दैट वर्क. फॉर एग्जांपल, इफ somebody is not working as a sole trader, they want to register a PTY कंपनी, हाँ जी. तो उसमें ये चीज़ कैसे वर्क करती है? कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी अपने आप में एक एंटिटी मानी जाती है. कंपनी अपने अपने टैक्सेस खुद पे करती है. तो आजकल ऑस्ट्रेलिया में 25% टैक्स, फ्लैट टैक्स रेट है. डजेंट रियली मैटर कि आपकी इनकम कितनी है, एज लॉन्ग एज इट्स अ ट्रेडिंग एंटिटी. जैसे सोल ट्रेडर में होता है कि आपकी टैक्स स्लैब्स बढ़ती जाती हैं एज योर इनकम इंक्रीजेस, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता. वो 25% टैक्स अपना पे करती हैं. तो उसमें बेनिफिट कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल, एज यू मेंशन कि बंदा सोल ट्रेडर भी काम कर रहा है, लेट्स टेक अ सिनेरियो के somebody is working either in a job TFN पे या फिर एज अ सोल ट्रेडर ABN पे. they are making around $70,000 to $80,000. now they have started a business as a side hustle या फिर as a full-fledged business. they started getting income from that business. तो उनकी टैक्स स्लैब बढ़ने के चांसेस हैं इफ़ दे स्टार्ट टेकिंग मनी बिजनेस में से. तो वो उस पॉइंट पे कैसे मैनेज कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन रोहित जी. अगर एक इंडिविजुअल की इनकम 80,000 पैकेज पे है, तो टैक्स स्लैब के हिसाब से 2025 के टैक्स स्लैब के हिसाब से दैट इंडिविजुअल इज पेइंग 30% टैक्स. कंपनी टैक्स रेट्स 25% पे फ्लैट है. तो अगर वो कंपनी से पैसे निकालता है, दैट मीन्स ही इज़ पेइंग एक्स्ट्रा 5% ऑन हिज इंडिविजुअल नेम. ओके. उनके पास ऑप्शंस हैं थोड़ी सी कंसिडर करने को. कंपनी में पैसे रहने दें, देन ही वोंट पे एक्स्ट्रा टैक्स, या डिविडेंड के फॉर्म में विड्रॉ कर सकते हैं. कंपनी इज़ पेइंग 25% टैक्स, उसके बाद डिविडेंड्स आफ्टर टैक्स विड्रॉ कर लें, उस पर टैक्स क्रेडिट्स मिल जाते हैं. पर्सनल सुपर एनुएशन कंट्रीब्यूशन इज़ अनदर ऑप्शन कि आप अपने नाम पे पर्सनल सुपर कंट्रीब्यूशन कर लें तो आपको वो डिडक्शन मिल जाएगी. अदरवाइज टैक्स प्लानिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप बिफोर 30th जून, कंसिडरेशन अप्रैल मई में होती है नॉर्मली, ताकि हम थोड़ा सा वर्कआउट कर सकें कि आपका क्या बेस्ट सिनारियो रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको सजेस्ट कर सकें कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है. तो इसमें ये तो चलो हो गया, किसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, प्रॉपर बिजनेस में चला गया, तो दैट्स हाउ दे कैन सेव टैक्स. देयर आर फ्यू ऑप्शंस डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन देयर सिनेरियो. अगर कोई बंदा ये साइड हसल करना स्टार्ट कर रहा है, कोई भी बिजनेस एज अ साइड हसल स्टार्ट कर रहा है, लेट्स से एज यू हैव स्टार्टेड कॉटन स्नग, यू माइट हैव स्टार्टेड एज अ फुल फ्लेज कंपनी स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है. यही काम, ऐसा काम या यही काम कोई बंदा
एज अ साइड हॉबी स्टार्ट करे या साइड हसल स्टार्ट करे, दे आर जस्ट मेकिंग फ्यू बक्स आउट ऑफ इट वीकली या मंथली, उस सिनेरियो में उनकी टैक्स ऑब्लिगेशंस क्या बनती हैं? अगर आप एज अ हॉबी कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट एडवर्टाइजिंग, यू आर नॉट कंसिडरिंग मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, दैट्स कंसिडर्ड अ हॉबी. अगर आप उसमें से प्रॉफिट मेकिंग मोटिव रखते हो, जी. दैट स्ट्रेट अवे बिकम्स अ बिजनेस मोटिव. आप उसको एडवर्टाइज करना शुरू करते हो मार्केट में, वेबसाइट वगैरह क्रिएट कराते हो या कुछ भी किसी भी तरीके से आप उसको एडवर्टाइज करते हो, जी. तो वो एक बिजनेस मोटिव बन जाता है टैक्स ऑफिस की नज़र में, एंड दैट मीन्स यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस. तो उसके लिए आपको एबीएन रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन इनिशियल कराना या ना कराना वो आपके ऊपर डिपेंड है. अगर आप 75,000 की स्लैब जैसे हमने पहले डिस्कस किया. अदर ऑब्लिगेशंस ये है कि आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवा के उसको कंसिडर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको पता हो कि इनफ्लोज आउटफ्लोज क्या हैं. आप उसको बिजनेस में प्रॉपरली इन्वेस्ट करना, आपको पता हो कि आपके पास कितनी मनी है बिजनेस रिलेटेड. जैसे आपने मेंशन करा कि अकाउंट सेपरेटली खुला ले बंदा, ठीक है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज यू कैन मैनेज इट वेल. तो इस पे जो चीज़ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बेसिकली आज के टाइम में मोस्टली जो स्मॉल बिजनेस हैं स्पेसिफिकली दे आर स्ट्रगलिंग विद कैश फ्लो. वो एंटरप्रेन्योर्स किस चीज़ पे मेन फोकस कर सकते हैं कि वो अपने कैश फ्लो को अच्छे से मैनेज कर पाएँ? कैश फ्लो आज की डेट में सबसे बड़ा हेडेक बन गया है बिजनेसेस के लिए. जी. खासकर जब इतनी एक्सपेंसिव हो गया है सब कुछ. कैश फ्लो को मैनेज करने के थोड़े से तरीके ये हैं कि एक तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो एक कैश फ्लो मैनेजमेंट रिपोर्ट आपको जनरेट रेगुलरली करें. उसमें देखें कि आपके इनफ्लोज आउटफ्लोज कहाँ से आप थोड़ा से एक्सपेंसेस सेव कर सकते हैं. दूसरा, आप जो आपके डेटर्स हैं उनसे पैसे कैसे कलेक्ट करना है, उनको इंसेंटिव्स देके प्री पेमेंट का उनसे कलेक्शन अच्छी रख सकते हैं. सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं आप अपने क्रेडिट टर्म्स. सप्लायर्स को टाइम पे ही पे करें. अगर फॉर एग्जांपल आपके सप्लायर की 45 डेज़ की क्रेडिट टर्म है, तो नियर अबाउट 45 डेज़ के ही पे करें. उससे पहले बाकी के जो आपके सप्लायर्स की प्रायोरिटी है उनको कंसिडर करें. सो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, आई एम जस्ट पुटिंग इट इन अ बुलेट पॉइंट्स. सो द फर्स्ट वन यू आर सेइंग कि कैश रिपोर्ट्स रेगुलरली व्हिच वी कैन बेसिकली सजेस्ट के क्वार्टरली हो जाए या फिर मंथली भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिग एंड स्मॉल बिजनेस इज. सेकंड पॉइंट आपका हो गया कि वो क्रेडिट टर्म्स ना सॉरी दैट वाज डेटर्स के साथ वो मैनेज करें कि उनसे कलेक्शन कैसे करनी है, ईदर incentives as you mentioned या उनको reminders के थ्रू collection on time हो. Multiple payment terms is another option, providing multiple payment terms. That's fourth one. तो third one was कि creditors के साथ आप manage करें terms कि prioritize करें किसको पहले पे करना है किसको बाद में पे करना है. And then fourth one as you added कि multi payment options दे दें so they can pay on time. हाँ जी. Correct. Moving to my next one, what 2 to 3 advice you can give from your side के this they should keep in mind while doing this transition? देखिए, बिजनेस को एक रियल बिजनेस कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, इवन इफ इट्स अ साइड हसल. सबसे पहले अपने गोल्स सेटअप करें कि आप बिजनेस से अचीव क्या करना चाहते हैं. उनको ब्रेक डाउन करें स्मॉलर एक्शनेबल गोल्स के अंदर, ताकि आपको पता लगे कि आपने वीकली मंथली क्या टारगेट्स अचीव करने हैं. दूसरा, अपना बिजनेस को लीगली रजिस्टर करने के लिए एबीएन और जीएसटी रजिस्ट्रेशंस जो भी आपकी बनती हैं, एक टैक्स प्रोफेशनल से आप कंसल्ट कर लें.
वो ज़रूर करवा लें। जी। एक सेपरेट बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस के लिए, ताकि आपको पता लगे आपके बिज़नेस इनकम एंड एक्सपेंसेस क्या जा रहे हैं, आप उसके हिसाब से वर्कआउट कर सकें। टैक्स टाइम के लिए भी ये थोड़ा सा आसान रहता है। हम्म। और टाइम को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जॉब के साथ 9 to 5 आप जॉब कर रहे हैं, साथ में साइड बिजनेस कर रहे हैं, तो टाइम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्रूशल पॉइंट है। बिजनेस को कभी भी बैक लेग पे रहने ना दें। बिजनेस में टाइम टू टाइम, चाहे आप वीकेंड्स डिवोट करें, चाहे आप आउटसोर्स करें अपना थोड़ा सा उसमें से वर्कलोड। तो इसमें when we are discussing as a business owner, according to you, कौन सा पॉइंट है जहाँ पे they should consider hiring a accountant instead of doing सारे finances on their own? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है जब भी आपको लगे कि आपके लिए टू मच हो रहा है वर्कलोड, कंसिडर हायरिंग अ टैक्स प्रोफेशनल और एनी अदर प्रोफेशनल इन एनी अदर फील्ड normally pays off, because they are doing the work professionally instead of you juggling between jobs. और उनकी जो टैक्स प्रोफेशनल्स की जो नॉलेज है वो काइंड ऑफ पे ऑफ कर जाती है एट द एंड ऑफ द डे वाइल सेविंग टैक्स, या मतलब आपको हर तरीके से वो पे ऑफ कर जाती है। इवन टैक्स प्रोफेशनल्स की फीस भी डिडक्टेबल होती है, तो यू गेट अ डिडक्शन। टैक्स प्लानिंग के लिए भी आप टैक्स प्रोफेशनल को कंसिडर करें, बिकॉज टैक्स प्लानिंग हेल्प्स यू सेव लॉट ऑफ मनी वे यू कैन डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स। रिसेंटली मैंने अभी एक बिजनेस के बुक्स, काफ़ी रिटेल बिजनेस था, काफ़ी बुक्स ख़राब थी, तो वी हेल्प देम आउट मैनेज देयर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड टैक्स। So they saved about $50,000 In from a there, year? because पुरानी चीज़ें काफ़ी मिसमैनेज थी, तो उससे उनको थोड़ा सा बेनिफिट हुआ। तो यही चीज़ें हैं जिसमें आपको थोड़ा सा टैक्स प्रोफेशनल को कंसिडर करना चाहिए। तो चलो, ये तो हमारी सारी डिस्कशन हुई अभी तक की टैक्स सेविंग्स एंड हाउ दे कैन ग्रो देयर बिजनेस। लेट्स टॉक अबाउट कॉटन स्नग। हाँ जी। कॉटन स्नग के बारे में हमें बताइए, व्हाट इज कॉटन स्नग बेसिकली? जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरे बेटे को एक्जिमा स्किन है, तो उसको रैशेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमारी स्लीपलेस नाइट्स होती थी कि वो सारा दिन खारिश कर रहा है। कॉटन स्नग की बेडशीट्स 100% कॉटन है, विच इज़ रिकमेंडेड फॉर एक्जिमा स्किन। नो पॉलिएस्टर मिक्स। ब्यूटीफुल प्रिंट्स में हमने अवेलेबल कराई हैं मार्केट में, बिकॉज प्रिंट्स के साथ आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है जब आप सोने जाते हो, आपका पूरे दिन का काम करके। और कॉटन स्नग की बेडशीट्स 100% फिटेड टू ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स। इट इज़ ईजी टू टक इन। मेरे शोल्डर पेन रहता है थोड़ा सा, लेकिन बेडशीट बिछाने के लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इवन मेरा बेटा मेरे आसपास घूमता है, ही हेल्प्स मी आउट लेइंग द बेडशीट्स, एंड यू डोंट हैव टू जगल एवरी डे टू रीअरेंज द बेडशीट। अगर बेटा मेरा बेड पे जंप मार के भी चला जाता है, आई डोंट नीड टू मूव दोज बेडशीट्स। ग्रेट। सो दिस इज एक्चुअली, मतलब सुनने में बढ़िया प्रोडक्ट लग रहा है। डेफिनेटली विल ट्राई टू यूज़ इट एंड उसके बाद रिव्यूज़ देंगे उसके। तो स्पेशली प्रोडक्ट बिजनेस में, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो आपने अभी तक क्या लेसन सीखा है जो सबके साथ आप शेयर कर सकते हो, स्पेशली फोकसिंग ऑन सोर्सिंग, प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक? सप्लाई चेन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट है सोर्सिंग। सोर्सिंग में हमें फैब्रिक जब सोर्स करना था, तो मोस्ट ऑफ द सप्लायर्स जो हमें मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे, वो मिक्स्ड कॉटन प्रोवाइड कर रहे थे, सेइंग इट्स कॉटन। तो वो हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, बट हम 100% जो कॉटन ढूंढ रहे थे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा हमें ढूंढने में। और
सबसे बड़ी बात ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाना था, तो वो जो उसका फैब्रिक की चौड़ाई होती है वो हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं थी, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंज रहा हमारे लिए। फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्शन यूनिट हमारे फ्रेंड्स की ही फैक्ट्री थी जहाँ पे हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी। मैंने यहाँ से थोड़े सैंपल उनको हर साइज़ में भेजे, ताकि उनके लिए एक बेस हो जाए कि ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स क्या है। तो उन्होंने उस हिसाब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी। हम लोगों ने टीम जो थी बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करी कि सब कुछ एक एक पीस ठीक से बन रहा है नहीं बन रहा। वहाँ पे हर पीस की फिनिशिंग प्रॉपरली पैकेज अपने सामने करवाई गई है। राइट। फिर उसके बाद जब लॉजिस्टिक्स का टाइम आया तो लॉजिस्टिक्स में 2-3 तरीके की सर्विस होती है। जैसे एक नॉर्मल कोरियर या फिर एक बड़ी शिपमेंट आप मंगा रहे हो, तो हमने उसको छोटे लॉट्स में 2 बारी में मंगाया है। वी कैन ट्राई फर्स्ट लॉट, देन सेकेंड लॉट, एंड इट डजंट गेट लॉस्ट ऑन द वे। गॉट योर पॉइंट। तो इसमें सोर्सिंग का जैसे आप बता रहे थे कि जब आप प्रोडक्ट बेसिकली रॉ मटेरियल ढूंढ रहे थे, उसमें आपको चैलेंज आया कि प्रॉपर कॉटन स्टफ आपको मिल नहीं पाया। वो आपने जब सर्च करी, वो कैसे रिसर्च करी आपने? मेरे को थोड़ा सा उस पर एलैबोरेट कर दो। आजकल ऑनलाइन थोड़ा सा ज़्यादा अवेलेबल है, तो हमने ऑनलाइन भी सर्च किया, थोड़ा सा लोगों से भी बात करी मार्केट में जाके। तो वो बात करते करते काइंड ऑफ एक रेफरेंस निकल आया कि डिफरेंट स्टेट में था वो सप्लायर। जी। तो वो सप्लायर को कांटेक्ट करना पहले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, बिकॉज ही डील्स विद बिग क्वांटिटीज़। राइट। तो उसके बाद एंड ऑफ द डे एक लिंक निकल आया जिसके थ्रू हमने उनको कांटेक्ट किया, तो ही was able to fulfill our requirements. So ये प्रोडक्शन आप सारी इंडिया में ही करवा रहे हो, आई हाँ जी। बिलीव, राइट? मूविंग टू अदर पार्ट, स्पेशली इन लॉजिस्टिक, व्हेन यू आर मेंशनिंग कि आपने चलो 2-3 लॉट्स में मंगवा लिया, राइट? तो डज दैट रिक्वायर्स एनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जब आपने सोर्स करवाया, और इट्स जस्ट अ जेनेरिक मतलब आपने कोरियर मंगवाया? कॉटन स्नग क्योंकि बेडशीट्स ही रिलेटेड है, तो इसके लिए हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस यहाँ से तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की। जी। इंडिया से एक उनका जीएसटी नंबर वगैरह थोड़े से डॉक्यूमेंट्स लगे थे, पैकिंग लिस्ट एंड इनवॉइस एंड सप्लायर इनवॉइसेस। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कुछ रिक्वायरमेंट नहीं मांगी मुझसे। ओके। लेकिन आई सपोज कि अगर कोई वुडन प्रोडक्ट होता या कोई नॉन इम्पोर्ट गुड्स होता तो ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन करती। तो डिपेंडिंग हाँ अपॉन जी, डिफरेंट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स। हाँ जी, तो इस प्रोडक्ट के लिए आपको ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ी। हाँ जी। तो प्रोडक्ट आ गया आपके पास यहाँ पे, राइट? टू मार्केट कॉटन स्नग व्हाइल मैनेजिंग योर टैक्स बिजनेस, आपने क्या टेक्निक्स यूज करी? कॉटन स्नग हमने फैमिली और फ्रेंड्स से स्टार्ट किया था। जी। हमने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में सैम्पल्स दिए ताकि हम रिव्यूज़ ले सकें कि एक्चुअल उनको कैसा फील हो रहा है। एंड द रिस्पॉन्स आई गॉट वाज रियली ओवरवेलमिंग। तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ और वर्ड ऑफ माउथ से हमारा काम स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद आजकल सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, टिकटॉक सब पे ही कॉटन स्नैक का है अवेलेबल, जहाँ पे आप फॉलो और लाइक कर सकते हो। तो वहाँ से मार्केटिंग शुरू हुई। मेटा एड्स पे भी टाइम टू टाइम एड्स चलती हैं। यहाँ से हमारी मार्केटिंग चल रही है। एसईओ सर्विसेज में भी हमारा ब्लॉग्स राइटिंग, जैसे आप देख सकते हैं रिसेंटली एक ब्लॉग पोस्ट हुआ था हमारा कॉटन वर्सेस पॉलिएस्टर।
राइट। एक और ब्लॉग पोस्ट था जिसमें फ्लैट वर्सेस फिटेड बेडशीट्स। मूविंग अहेड स्पेशली कॉटन स्नैक के लिए लॉन्ग टर्म विजन क्या है टू फॉर एक्सपेंशन एंड टू इंक्रीज द बिजनेस? डेफिनेटली हमारे कॉटन स्नैक के एक्सपेंशन प्लान्स हैं। अभी तो हम 100% कॉटन बेडशीट्स पे ही फोकस कर रहे हैं, बट इन द नियर फ्यूचर मैचिंग टू वेट कवर्स और कोल्ड कवर्स अवेलेबल कराएंगे मार्केट में, विच विल बी 100% कॉटन टू, and we can expand range to cotton towels. Baby clothing is another addition to our range. दैट्स ग्रेट। तो ये तो होगी कॉटन स्नग की हमारी सारी डिस्कशन कि कॉटन स्नग क्या है और क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं। नाउ जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, आज तक की कोई भी ऐसी क्रेजीएस्ट टैक्स डिडक्शन आपके दिमाग में हो, ये आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ? मुझे याद है एक क्लाइंट हुआ करता था, कांट से वेयर ही बिलोंग्स टू, डेफिनेटली लेकिन वी अंडरस्टैंड दैट। हाँ जी, लेकिन उस क्लाइंट ही वाज अ बिजनेसमैन। उस वो फैमिली बिजनेस रन कर रहा था, ही एंड हिज वाइफ। उसके पास 5 लग्जरी कार्स थी, 2 मोटर बाइक्स एंड 1 बोट, ऑल अंडर बिजनेस नेम, which he was trying to claim कि 100% business use है। राइट, दैट्स क्रेजी, एक्चुअली क्रेजी। मतलब एक कार या 2 कार समझ आई, मतलब 5 कार एंड बोट। हाँ जी। ग्रेट। उसका रीज़न ये था कि क्लाइंट रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए मुझे लग्जरी कार्स और क्लाइंट को बोट पे लेके जाना Rides पड़ता है, पे लेके जाना बट पड़ता है। डेफिनेटली नॉट अ वैलिड रीज़न। राइट, ग्रेट पॉइंट ऑल्सो। तो अगला क्वेश्चन इसी चीज़ पे, लेट्स हैव सम फन इन चीज़ों पे थोड़ा सा। कॉटन स्नैक के रिलेटेड, अगर आपको कोई एक बेडशीट चूज करनी हो अपने सारे प्रोडक्ट्स में से जो आपको बहुत पसंद हो पर्सनली, या आपकी फैमिली में से किसी को पसंद हो? डेफिनेटली मेरा बेटा ऑरेंज फैन है, ऑरेंज कलर फैन। हमारा एक प्रोडक्ट है प्लश वाइन एलिगेंस, जो कि पीच कलर में बेडशीट है। जी। तो अभी मैंने उसके सामने दिखाई नहीं है, बट ही विल डेफिनेटली बी अ फैन। ग्रेट। तो आपको पर्सनली क्या पसंद है? ये तो होगी बेटे की चॉइस। इफ यू हैव टू चूज वन प्रोडक्ट, वो कौन सा होगा? हमारी कुछ बेडशीट्स प्रीमियम रेंज में है, उसमें एक प्रोडक्ट है ब्लॉसम रिवेरिया, पर्पल कलर की बेडशीट है, डिजिटल प्रिंट है उस पे। ओके, वो मेरी फेवरेट है, दैट इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। दैट्स ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इसके बाद हम इस एपिसोड को रैप करते हैं। टैक्स के रिलेटेड कोई भी मिथ जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो जो आपके हिसाब से सही नहीं है? देखिए, टैक्स मिथ बहुत सारे हैं। इंडिविजुअल के हिसाब से कहूँ तो इंडिविजुअल टैक्स टाइम पे जो हमारे पास सबसे बड़ी क्वेरी आती है, मेरे फ्रेंड का तो इतना रिफंड आ रहा है, सेम जॉब है, बट मेरा इतना कम क्यों? ये सबसे बड़ी टैक्स मिथ है कि हर किसी के पर्सनल सरकमस्टांसेस सेम नहीं हो सकते। किसी का रेंटल प्रॉपर्टी नेगेटिव गियरिंग है, उसकी वजह से रिफंड ज़्यादा हो सकता है। किसी की पर्सनल सुपर कॉन्ट्रीब्यूशंस हो सकती हैं, किसी की टैक्स डिडक्शंस का डिफरेंस हो सकता है। बहुत सारे रीजंस है। किसी के पास हो सकता है मेडिकेयर ना हो, वो स्टूडेंट वीज़ा पे है और आपको मेडिकेयर लेवी पड़ रही है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हर किसी की टैक्स सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट, तो is आप fair enough. कंपेयर नहीं कर सकते। Which is fair enough. That's our wrap for today's episode. Biggest thanks to Ritika Gupta for breaking down Australian tax system. If you liked today's episode, do remember to like the video, subscribe the channel, and share this episode with your fellow entrepreneurs. Until next time, stay smart, stay inspired, and as always, keep it real.